तो वेलकम गाइस। आज से हम लोग जो सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली ये हमारा वेरी वेरी बेसिक लेक्चर्स की सेकंड क्लास है। तो पहली क्लास में मैंने आपको कुछ बहुत ही माइन्यूट सी टर्मिनोलॉजी बताई थी। तो अगेन एक नोटिफिकेशन दे रहा हूं कि ये क्लास काफी बेसिक लेवल की होने वाली है। तो आपको अगर टैक्सेशन का जीरो नॉलेज है तो पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर और तीसरा लेक्चर आपके लिए बहुत काम आने वाला है। और मैं उसके बेसिस पर आपसे वापस से फीडबैक लूंगा कि आपको अब टैक्सेशन को समझने में कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे बेसिक सेशंस में एक और लेक्चर। देखिए, जब यूएस टैक्सेशन में आप दो तीन टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, एक आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा एक्सक्लूडेड वर्ड। ये जो वर्ड मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, मैंने लिखा हुआ है एक्सक्लूडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कई बार आपके एमसीक्यू इजीली गलत हो जाते हैं कि इस छोटे से वर्ड को आप गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, एक्सक्लूड का मतलब यह होता है कि हम इसको शामिल नहीं कर रहे, ठीक है। लेकिन कई बार इसका जो मीनिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम डेफिनेशन से इसको समझने की कोशिश करें, एक्सक्लूडेड वर्ड को, तो आप मुझे बताना कि आप लोगों को सही वर्ड आता है या नहीं आता है। देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने हमसे ये पूछा था। एक्सक्लूडेड मतलब मैं अगर आपसे बोलूं कि ये एग्जम्पशन, एग्जम्प्ट इनकम में एक्सक्लूड किया जाएगा, एग्जम्प्ट इनकम एक्सक्लूड, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये टैक्सेबल इनकम है या नॉन टैक्सेबल इनकम है? जरा चैट बॉक्स में लिखिए, एग्जम्प्ट इनकम एक्सक्लूडेड। ये वर्ड लिखा होता है, कई बार देखने को मिलेगा, और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, अभी क्लास में ही कंफ्यूज हैं, कुछ बच्चे लिख रहे हैं टैक्सेबल, कुछ बच्चे लिख रहे हैं नॉन टैक्सेबल। तब देखो, तो मैंने क्या बोला, एग्जम्प्ट इनकम एक्सक्लूडेड, इसका मतलब ये टैक्सेबल इनकम है। अरे यहां पे लिखा एग्जम्प्ट इनकम एक्सक्लूड, मतलब वो एग्जम्प्ट इनकम में नहीं है, तो इसका मतलब वो टैक्सेबल इनकम। लॉट ऑफ टाइम दिस वर्ल्ड विल कंफ्यूज। तो आप पूरे टॉपिक को ही गलत इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। अगर उन्होंने लिख दिया इंक्लूडेड, तो इंक्लूडेड का मतलब क्या है? अगर उन्होंने लिखा कि एग्जम्प्ट इनकम में इंक्लूड्स, इसका मतलब वो क्या है? नॉन टैक्सेबल है, कि गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स कलेक्ट नहीं करना चाहती। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सक्लूडेड का मतलब जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं उसमें वो एक्सक्लूड है। इंक्लूड का मतलब जो डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं वो उसमें इंक्लूड है। तो अगर आप डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं कि एग्जम्प्ट इनकम इंक्लूड्स, इसका मतलब ये सारी की सारी इनकम क्या है? एग्जम्प्टेड है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको लिखा जाए कि आपको 2024 में कोई इंश्योरेंस पॉलिसी का, एक इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली थी, उसकी मेच्योरिटी अमाउंट मिली है, उसमें लिखा है इंश्योरेंस पॉलिसी, लिखा है तो इंश्योरेंस पॉलिसी एक एग्जम्प्ट इनकम है। और साथ में लिखा कि वॉट एवर एन्यूटी यू आर रिसीविंग इट ऑल्सो इंक्लूड इन द एग्जम्प्टेड इनकम, इसका मतलब वो एग्जम्प्टेड इनकम है। तो एग्जम्प्टेड इनकम एक्सक्लूड मतलब टैक्सेबल, और एग्जम्प्टेड इनकम इंक्लूड मतलब नॉन टैक्सेबल। क्या ये बात अब आपको समझ में आ गई अच्छे से? ये टर्मिनोलॉजी बहुत बार आएगी, आपको देखना पड़ेगा। तो अब मैंने आपको एक लिस्ट बना के दी है जनरली, कि आपको इंटायर यूएस टैक्सेशन में ये इस प्रकार की इनकम के ऊपर टैक्स जनरली नहीं देना पड़ता। मैंने जनरली बोला है, मतलब ऐसा कोई हो सकता है मेरे से छूट गई हो। तो नॉन टैक्सेबल इनकम देर आर नॉट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन और मे बी एग्जाम, तो दोनों वर्ड एक ही हैं, नॉट सब्जेक्ट टू टैक्सेशन और एग्जाम्प्टेड। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस पे आउट, डेथ बेनिफिट। अब आप बोलोगे सर डेथ बेनिफिट कैसे मिल सकता है? जिस पर्सन की डेथ हो गई उसको कैसे बेनिफिट मिल सकता है? अरे उसके लीगल गार्जियन हो सकते, उसके लीगल हायर्स हो सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस पे आउट डेथ बेनिफिट मिलेगा, वो कभी भी टैक्सेबल नहीं होगा। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, गिफ्ट जिसको भी मिलता है ना उसको कभी टैक्स नहीं देना होता। गिफ्ट और इनहेरिटेंस को भी
जनरली क्या किया गया है, टैक्स में से एक्सक्लूड किया गया, आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। तीसरा, चाइल्ड सपोर्ट। यूएस में डाइवोर्स हो जाता है तो अलिमनी मनी मिलती है, तो उसमें अगर चाइल्ड सपोर्ट मिलेगा, चाइल्ड सपोर्ट वर्ड करके लिखा होगा, कभी भी टैक्स नहीं देना होता, चाइल्ड सपोर्ट के ऊपर कभी टैक्स नहीं देना होता। स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, और अगर वो ट्यूशन और एजुकेशन के लिए एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, उसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दिस इज द हाईली टेस्टेड म्युनिसिपल बॉन्ड इंटरेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बच्चे जल्दबाजी कर जाते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, म्युनिसिपल बॉन्ड आपने सेल किए, उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन हुआ, बताइए टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? टैक्सेबल और एग्जम्प्ट फटाफट लिखो बेटा, फटाफट, हाथ तुरंत चलना चाहिए चैट बॉक्स में। 100+ स्टूडेंट है, सबकी चैट नहीं कर पाऊं पढ़ पाऊंगा। तो देखिए, आप कई बार ध्यान से पढ़िए, म्युनिसिपल बॉन्ड इंटरेस्ट लिखा है, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर म्युनिसिपल बॉन्ड को बेचेंगे और बेचने से कोई प्रॉफिट हुआ, उसके ऊपर कैपिटल गेन हुआ, तो उसको टैक्स देना पड़े। याद रहेगी ये बात। चौथा है वर्कर कॉम्पनसेशन। अगर कोई वर्क से रिलेटेड इंजरी हो गई, कोई भी पैसा मिला, टैक्स नहीं देना है। एग्जामिनर ने लिखा अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? चलिए आप बताइए। वर्कर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स टैक्सेबल, पूछो क्यों? क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं वर्कर कॉम्पनसेशन, तो अनएम्प्लॉयड बेनिफिट टैक्सेबल हो जाएंगे। आपको कंफ्यूज करने के लिए टर्मिनोलॉजी ऐसी डाली जाती है। तो आपको जो वर्ड मैंने लिख के दिया उसी पे सोचो ना। वर्कर कॉम्पनसेशन बोल रहे हैं रिलेटेड टू इंजरीज, अब मैं यहां डाल दूं अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, आप भावुक हो जा, बोले सर एग्जाम नहीं, टैक्सेबल। हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट जनरली क्या होते हैं, एग्जाम्प्ट होते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सम सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, डिसेबिलिटी पेमेंट्स, तो जनरली इनको क्या किया गया है, एग्जाम्प्ट किया गया। तो हमें तो ये ध्यान रखना है कि सर आपने जिन लोगों के नाम दिए वही क्या होंगे, एग्जाम्प्ट होंगे, बाकी सारे टैक्सेबल होंगे। मतलब इसके अलावा कहीं भी दिया जाए अपार्ट फ्रॉम दिस, टैक्सेबल। तो एक बात तो ये हो गई। अब मैंने कुछ हेडिंग बना दी कि सर जनरली यूएस टैक्सेशन में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ज्यादातर वे, कई बार आपसे ग्रॉस इनकम वर्ड पूछा जाएगा, ग्रॉस इनकम। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, कैपिटल गेन के ऊपर अलग से टैक्स लगता है, सबको पता है, ये बात सबको पता है ना। और ऑर्डिनरी इनकम के ऊपर टैक्स रेट अलग है। क्या ग्रॉस इनकम में दोनों को जोड़ना चाहिए या दोनों नहीं जुड़ेंगे? मेरा क्वेश्चन आप लोगों से, इट विल बी पार्ट ऑफ, दोनों को इंक्लूड करें या दोनों को अलग अलग बताएं? चैट बॉक्स में लिखिए। सर दोनों, मतलब जितनी भी सारी इनकम को जोड़ दिया जाए ना, वो ग्रॉस इनकम। मतलब सर कहीं से भी पैसा कमा रहे, कहीं से भी, किसी भी सोर्स से आप पैसा कमा रहे, दैट इज ए पार्ट ऑफ अ ग्रॉस इनकम। अब एक क्वेश्चन ये आता है, जो वीक वाले बच्चे मुझसे पूछते हैं, थोड़ा सा जो टेक्स्ट को थोड़ा सा नहीं समझ पाते, वो पूछते हैं, सर हमने सेल्स करी 50,000 60,000 की, हमको एक रेंट मिला, और ये रिसीव है ना, रेंटल इनकम है 20,000, और हमने सेल्स के लिए कोई गुड्स बाय किया था, तो गुड्स को हम यहां पे बोल रहे हैं गुड्स बाय किया है ना, तो जिसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिख सकते, ब्रैकेट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते। ठीक है, और मुझे कैपिटल गेन भी हुआ है, एक मुझे सैलरी भी मिली है 15,000, सैलरी 10,000। जरा मुझे इस क्वेश्चन में आप लोग सभी लोग ग्रॉस इनकम बताओ बेटा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में यहाँ पे एक नेगेटिव फिगर ये लिख देता हूं, 5,000 लिख देता। अब इसको माइनस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ग्रॉस इनकम का कैलकुलेशन करते समय, तो आपने बताना है। जरा चैट बॉक्स में सभी लोग लिखें, सभी मतलब सभी, 90+ स्टूडेंट है अभी।
और मैं चाहता हूं कि कम से कम 75 बच्चे तो लिखे, मैं देखना चाहता हूं कि सब वही लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। वेरी बेसिक क्लास। तो एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। आई एम रीडिंग योर चैट, और मैंने चैट प्राइवेट कर रखी है। इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए सर, कई बोल रहे कैलकुलेटर नहीं है। हम्म। 1 मिनट के अंदर चाहिए मुझे। देखो डिफरेंट डिफरेंट आंसर आने लगे ग्रॉस इनकम में। 1,55,000, 1,05,000, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। 50,000, 55,000, 95,000। तो अब आप सोचिए कहां से पास हो जाएंगे अगर हमें यही नहीं पता कि ग्रॉस इनकम का मतलब क्या है बेटा। फिर तो जब यूएस टैक्सेशन का, जिन बच्चों ने गलत आंसर दिया, ग्रॉस इनकम का मतलब है सारी इनकम का टैक्सेबल टोटल, ऑल द इनकम का टोटल। तो सर सेल अकेले इनकम नहीं है, सेल्स में से पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करो। तो 55,000 इज योर ऑर्डर इनकम, प्लस रेंट को जोड़ो 20,000, प्लस कैपिटल गेन को जोड़ो 15,000, प्लस सैलरी को जोड़ो 10,000, और इन सबका टोटल लगाओ। इन सबका टोटल होता है 1 लाख इज योर ग्रॉस इनकम। तो आपने क्या सीखा ग्रॉस इनकम का मतलब? ग्रॉस इनकम का मतलब आपने क्या सीखा? जरा चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में दूसरा फंडामेंटल लेक्चर है। सर ग्रॉस इनकम का मतलब जितनी भी इनकम है वो किसी भी सोर्स से मिलाकर हो, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इनकम इज कॉल्ड ग्रॉस इनकम। लेकिन क्या सर ग्रॉस इनकम का मतलब टैक्सेबल इनकम होता है क्या? अगला क्वेश्चन तो ये है। अगला क्वेश्चन तो ये है। तो अगर मैं इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं या किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो टैक्सेबल इनकम और ग्रॉस इनकम का मतलब अलग अलग होता है। सबसे पहले टैक्सेबल इनकम मतलब जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। अब इस ग्रॉस इनकम में से भी कुछ डिडक्शन मिल सकती है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको यह समझना है, ग्रॉस इनकम और टैक्सेबल इनकम अलग है। अब आप बोलोगे सर आप डिडक्शन की बात कर रहे हो, या हमने यहां से डिडक्शन ले तो ली, आपका अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए। अरे डिडक्शन का मतलब सिर्फ एक्सपेंसेस नहीं होता। कई बार हो सकता है कि आप लॉस सेटअप कर लो। तो लॉस भी तो सेटअप कर सकते हो। कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन वो हम आपको रिस्पेक्टिव चैप्टर पे पढ़ाएंगे ना, कि सर लॉस सेटअप कैसे होता है। सर हम क्या बोलते, एडजस्टमेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होती। लेकिन अभी हमें यह समझना है कि ग्रॉस इनकम जो होती है वो अलग कॉन्सेप्ट है और टैक्सेबल इनकम अलग कॉन्सेप्ट। तो टैक्स की लायबिलिटी ग्रॉस इनकम के ऊपर कैलकुलेट की जाती होगी या टैक्सेबल इनकम के ऊपर? लेट से टैक्स की रेट 20%, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ग्रॉस इनकम और नेट टैक्सेबल इनकम। सर तो हमेशा टैक्सेबल इनकम के ऊपर ही क्या निकाला जाता है। तो ये आपकी टैक्स लायबिलिटी है। ये आपकी इसको भी हम फाइनल लायबिलिटी नहीं बोल सकते। ये आपकी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, इसमें से भी कुछ चीजें माइनस होंगी। कौन बताएगा? ये भी आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी नहीं है। इसके अंदर से माइनस होने वाली 3 चीजें, इसके अंदर से मैक्सिमम यही चीजें माइनस हो सकती। पहली, क्रेडिट। तो याद रहेगा क्रेडिट किसमें से माइनस होता है, ग्रॉस इनकम में से या टैक्स लायबिलिटी में से? चैट बॉक्स में लिखना पड़ेगा फटाफट। क्रेडिट किसमें से माइनस होता है? सर टैक्स लायबिलिटी में से, डिडक्शन नहीं है ये। इज इट क्लियर? जी सर। दूसरी बात,
अगर आपने कोई ऑलरेडी सेल्फ असेसमेंट, मतलब खुद ने ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा, आप सोचो आपने उठा के एडवांस में कोई टैक्स पे किया था जिसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी कह सकते हैं और अब एस्टिमेटेड टैक्स भी कह सकते हैं। यार आप सिंपल सी बात, हो लेट से आपने मुझे फीस पे करनी है 75,000, आप मुझे ऑलरेडी 25,000 एडवांस दे चुके हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरा फुल पेमेंट है, उसमें से 25,000 आप माइनस करके 50,000 ही पे करोगे ना। तो यहां पर ये टैक्स लायबिलिटी ऑलरेडी एस्टिमेट पे कर चुके तो उसको माइनस करना पड़ेगा। और मैं आपको बोलूं एक काम करता हूं यार, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, मैं तुम्हें 5,000 की क्या दे देता हूँ, क्रेडिट दे देता हूं। आपने क्या करा, ये 5,000 भी माइनस करो ना सर, तो क्रेडिट भी माइनस हो रही है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी माइनस हो रहा है, एस्टिमेटेड टैक्स भी माइनस हो रहा है, और एक चीज और माइनस हो रही है, विथ हेल्थ टैक्स। विथ हेल्थ टैक्स मतलब आपके बिहाफ पर कोई और टैक्स भर चुका हो, आपके बिहाफ पे, मतलब ऐसा सोचो कि मुझे आपने 75,000 फीस देनी थी, मैं गवर्नमेंट हूं, आपके बिहाफ पर मुझे आपके फ्रेंड ने 4,000 पहले से पे कर दी, तो ये भी माइनस करो चलो। तो विथ, तो जब क्रेडिट, सेल्फ असेसमेंट, एस्टिमेट और विथ हेल्ड माइनस हो जाता है तो ये आपकी क्या कहलाती है, नेट टैक्स। ये है वेरी वेरी बेसिक लेक्चर। अब समझ में आ गया कि अब आपको कोई शंका होनी ही नहीं चाहिए, मतलब पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर और तीसरा और चौथा लेक्चर देखने के बाद मैं आपसे कह रहा हूं कि आप किसी को भी टेक्स्ट तो जरूर समझा दोगे अगर आपने पूरा ध्यान से सुन लिया। अभी तक सभी लोग कवरेज एरिया में हैं कि यस सर, अभी हमको कुछ कुछ समझ में आना शुरू हो रहा है टैक्सेशन क्या है, पहला और दूसरा लेक्चर देखने के बाद। और मैं सच बता रहा हूं, टैक्सेशन से सरल कुछ है ही नहीं। लोग बेजबरन इसको कॉम्प्लिकेशन बना के बैठे हुए हैं। कुछ लोग बोल देंगे अरे टैक्सेशन तक कॉम्प्लिकेटेड है, ये है वो है, नहीं, इट इज डिफिकल्ट टू मेक इजी। इट इज डिफिकल्ट टू मेक इजी, इस ये आसान है लेकिन इसको आसान बनाना ही मुश्किल है, तो इसके लिए आपको लॉजिक से और रूल दोनों को समझना पड़ेगा। सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एस्टिमेटेड टैक्स, विथहेल्ड टैक्स और नेट टैक्स। तो गवर्नमेंट जब कभी भी, अब एग्जामिनर आपसे अब ये बताओ, ग्रॉस इनकम के अंदर एग्जम्प्ट इनकम आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, अगला क्वेश्चन। ग्रॉस इनकम के अंदर एग्जम्प्ट इनकम आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, यस और नो। फिर गलती कर रहे हैं, बोल रहे सर ग्रॉस इनकम में एग्जम्प्ट इनकम आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। ग्रॉस इनकम का पार्ट एग्जम्प्ट इनकम नहीं होती, ग्रॉस इनकम में एग्जम्प्ट इनकम भी नहीं आती, ग्रॉस इनकम में भी एग्जम्प्टेड इनकम नहीं आती। एग्जम्प्ट इनकम मतलब ग्रॉस में भी नहीं लिखना, ना टैक्सेबल में लिखना, ये भी बात याद रखना है। तो ग्रॉस इनकम में एग्जम्प्ट इनकम को कंसीडर नहीं किया जाता। अब सर, ग्रॉस इनकम को कमाने के लिए हम एक्सपेंसेस करते हैं, जी सर, बिल्कुल करते हैं सर। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से यह है बेटा, सर इस ग्रॉस इनकम में जब एग्जम्प्टेड इनकम नहीं आई, तो इस ग्रॉस इनकम को कमाने के लिए अगर आपने कोई एक्सपेंसेस किए थे, और अगर वो एग्जम्प्ट इनकम के लिए एक्सपेंसेस किए गए, तो क्या उसकी डिडक्शन मिलनी चाहिए क्या, अगला क्वेश्चन। नहीं मिलनी चाहिए सर। सर जो इनकम ही इनकम में नहीं जुड़ रही तो उसका एक्सपेंसेस क्यों माइनस करें। जब इनकम ही इनकम में नहीं जुड़ रही तो उसके एक्सपेंसेस को भी हम माइनस नहीं करेंगे, ये बात भी याद। अच्छा ये सब याद रखना या लॉजिक है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, लॉजिक या आप इसको याद रखोगे। कितने बच्चे याद रखने वाले हैं बेटा, वो हाथ खड़ा कर दिया करो, शर्माना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। आप लोग लाइव क्लास में लगते हो कि सर हम तो याद रखेंगे, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे याद रखेंगे। अभी एक ही बच्चे ने लिखा है बिना शर्म के, उन्हें हैंड भी खड़ा कर दिया, सर मैं तो याद रखूंगा। चलो ठीक है, एक सही आंसर होता सर कुछ जगह याद रखेंगे, कुछ जगह लॉजिक से रखेंगे, ना दोनों जरूरी है बेटा, है ना। नहीं तो अब जैसे मैं आपको आने वाले में समझाऊंगा क्या याद रखना है क्या लॉजिक रखना है।
तो सर इसका मतलब वेजेस हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम हो, इंटरेस्ट हो, कैपिटल गेन हो, रेंटल हो, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट हो, बोनस हो, रिटायरमेंट हो, गैम्बलिंग इनकम हो, अलमनी हो, ये सबका टोटल मिलाकर क्या बोला जाएगा? सबका टोटल, सबके टोटल को आप क्या कह दोगे? ग्रॉस इनकम। लेकिन अगर वो टोटल में शामिल है, क्या इसका मतलब उसमें एक ही रेट ऑफ टैक्स लगेगा क्या, या उसके ऊपर अलग अलग टैक्स रेट लग सकते हैं क्या? सर जैसे आपने बोला सर कि ग्रॉस इनकम में सारी इनकम, तो क्या आप ऐसा मानोगे कि डिविडेंड भी मिला है मुझे और मुझे कैपिटल गेन मिला है, तो उसके ऊपर एक ही रेट हो सकता है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो एक कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है टैक्स का कैलकुलेशन, वैसे मैंने सिखाया हुआ है बट मैं स्टिल ये बेसिक लेक्चर में एक छोटी सी बात आपको बताने जा रहा हूं। जैसे आपको टैक्सेबल इनकम दी हुई है, और टैक्सेबल इनकम में आपको पता है कि कैपिटल गेन भी है, डिविडेंड भी है, और ऑर्डिनरी इनकम भी है। तो आपको टैक्स के लिए भले ही टोटल 50, ये लेट से $5 लाख टोटल है, तो आप सिंगल रेट नहीं लगाएंगे। कैपिटल गेन 2 लाख है ना, तो उसके लिए जो रेट है वो लगाएंगे। लेट से मान के चलो 25% है, या 20,000 था, या इधर 280 है, लेट से इसका 15% है तो इसके ऊपर 15%। बाकी बचा 2 लाख, मान के चलो इसके ऊपर 12%। तो ध्यान रखिए टैक्सेबल इनकम के ऊपर कभी भी एक रेट नहीं लगेगा, क्योंकि यूएस में कैपिटल गेन का रेट अलग है, डिविडेंड के ऊपर अलग है, और ऑर्डिनरी इनकम के ऊपर अलग, तो सबको अलग करके फाइनल टैक्स लायबिलिटी हमें दिखानी पड़े। बात समझ में आ गई होगी अब आपको। आगे बढ़ते हैं सर, अगेन वेरी वेरी बेसिक लेक्चर। अब सर एक वर्ड आप बार बार बोले थे हमें कि एक होती है अकाउंटिंग इनकम, और इसके ऊपर आपका बहुत ज्यादा फोकस है टैक्सेबल इनकम, क्योंकि बिना इसको समझे हुए ये की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। आप इनरोल्ड एजेंट की जो चाबी है ना, पार्ट 2 की, क्लियर डिस्टिंग्विशमेंट पता होना चाहिए अकाउंटिंग इनकम वर्सेस टैक्स, मतलब पास ही नहीं हो सकते बेटा, पास हो ही नहीं पाएंगे। अगर अकाउंटिंग इनकम 104 आ जाएंगे हो सकता है आपके, पर 105 नहीं आएंगे। 105 चाहिए पास होने के लिए ना। अगर आपको अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम का सही मीनिंग नहीं पता, चैट बॉक्स में लिखो अकाउंटिंग इनकम का मतलब क्या, मैं जानना चाहूंगा आपसे। आगे बढ़ ही नहीं सकता मैं। यस, दिस लेक्चर इज रिलेवेंट फॉर द यूएस सीपीए रेगुलेशन ऑल्सो, इफ यू आर वीक इन बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन देन ओनली। हाँ जी, एक डेफिनेशन लिख के बताओ अकाउंटिंग इनकम का क्या मतलब है। क्या अकाउंटिंग इनकम कैपिटल गेन, डिविडेंड और टैक्स इनकम में बाइफरकेशन करता है, यस और नो? मेरा इस क्वेश्चन का आंसर दो यस और नो में। क्या अकाउंटिंग के रूल्स टैक्स, कैपिटल गेन, प्रॉफिट और डिविडेंड इनकम में सेग्रीगेशन करता है, डिफरेंशिएशन करता है? तो इसका आंसर है बिग नो। तो बिग नो को बड़े अक्षर में आपको ध्यान रखें। अकाउंटिंग इनकम बोलता सब इनकम है, सब इनकम है हमारे लिए, लेकिन टैक्सेबल अलग तरीके से बात करता है। टैक्सेबल बोलता है कि इनकम भले हैं लेकिन उनका अपने आप में कैरेक्टर है, एक नेचर है। अब मैं आपसे एक बात और पूछूं, क्या अकाउंटिंग इनकम, अकाउंटिंग की बुक्स, अकाउंटिंग, आप सोचो अकाउंटिंग मतलब आप अपने, आप हो जैसे आप, मुझे मुझे आप बताना, आपने एक यूएस कंपनी के बॉन्ड खरीदे हैं, वो टैक्स वाला बोलता है एग्जम्प्ट है, लेकिन आपको इंटरेस्ट मिला, आप अपनी इनकम मानोगे कि नहीं मानोगे? मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे। मैं क्या बोल रहा हूं
कि आपने एक यूएस के बॉन्ड खरीदे हुए थे, और वो बॉन्ड जो आपने खरीदे हुए थे ना, उसके ऊपर गवर्नमेंट बोलती है यार हमें टैक्स नहीं चाहिए इसके, एज ए एज ए इंडिविजुअल, एज ए अकाउंटेंट, दिस इज योर इनकम और नॉट? सर है ना, बिल्कुल इनकम है। तो पहली बात, ये जो एग्जम्प्ट इनकम, ये जो डिसअलाउड, जो कि हमने पीछे बताया था, डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ये जो क्रेडिट, ये टर्मिनोलॉजी कहां की है, कौन सी बुक्स की है? ये टर्मिनोलॉजी इज ओनली फॉर द टैक्सेशन, बिकॉज टैक्सेशन बोलता है कि भैया हमने रूल बना दिया कि आपने बॉन्ड खरीदे, हम टैक्स नहीं लेंगे, एग्जाम। तो ये रूल टैक्स वालों ने बनाया, अकाउंट वालों ने ऐसा कोई रूल नहीं बनाया। तो पहली बात अपने को ध्यान रखना है, अकाउंटिंग वाले तो सिंपल है, बोले जितने भी प्रकार की इनकम हो, चाहे एग्जाम्प्ट हो चाहे टैक्सेबल, हमारे लिए इनकम है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम बहुत फर्क होती है। तो अकाउंटिंग इनकम के लिए रूल अलग है, वो कौन से रूल हैं यूएस में? उस रूल का नाम है यूएसए गैप। शुरुआत यूएसए गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो देखिए, जैसे इंडिया का भी एक रूल है, इंड एस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या इंटरनेशनली जो भी अकाउंटिंग होती है वो होती है आईएफआरएस। तो ये कई बार आप वर्ड देख लो, थोड़ा बेसिक नॉलेज। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, कोई ने पूछ ही लिया यूएस गैप और आईएफआरएस क्या होता है, तो सर ने बताया था कि यूएस गैप जो होते हैं वो यूएस कंपनीज के लिए है, कि यूएस कंपनी को अगर अपनी अकाउंटिंग करना है तो दे विल फॉलो यूएस गैप, बट अदर देन यूएस कंपनीज दे विल फॉलो आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। लेकिन टैक्सेशन के लिए अलग रूल है, आईआरसी, जिसको हम बोलते हैं इंटरनल रेवेन्यू कोड। तो यूएस गैप तो बात करता है अकाउंटिंग इनकम की, बार बार मैं बता चुका हूं, फिर भी मैं बताऊंगा, क्योंकि पास ही नहीं होना ना अगर पार्ट टू में ये बात ही समझ में नहीं आई तो। इसलिए मुझे मजबूरी में आप सबको पास करवाना है, तो मुझे ही आपको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा। अब बात होती है सर यूएस गैप अकाउंटिंग इनकम। अब सर हम तो साइंस लेके बैठे हैं, हम तो सर इंजीनियर हैं, हम तो आर्ट वाले हैं, सर हम कैसे बन जाएंगे फिर? तो आपको पूरा नॉलेज नहीं चाहिए बेटा। आपको किसने बोला कि आपको यूएसए गैप पूरा सीखना है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग, कुछ अकाउंटिंग के रूल्स होते होंगे सर। क्या सर हमें पूरे जानना है? नहीं बेटा, आपको दो रूल पता होना चाहिए। पहला रूल होगा इनकम का, और दूसरा रूल होगा एक्सपेंसेस का। अगर आपको ये रूल पता है ना, तो आप बॉटनी के भी स्टूडेंट हो, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, तो भी आप पास हो जाओगे, अगर आपको ये दो रूल पता है, समझे हुए हैं, समझे हुए। तो सर इनकम का क्या रूल है अकाउंटिंग में? अब मैं आपसे ये मानकर चलता हूं बहुत ही बेसिक लेवल पर कि आप सब लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी ही नहीं है, ऐसा मान के चलने बेटा सभी लोग 2 मिनट में, ऐसा मान के चलने की नहीं चलने? आप ये मान के चलो कि सर आपको अकाउंट नहीं आता है, हो सकता है आपको आता हो, लेकिन एक आज के 15 मिनट के लिए मान लो कि आपको अकाउंट नहीं। मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अब इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग देंगे, ठीक है? आपने बोला कि सर हम आपके पास जॉब करना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं। मैंने बोला ठीक है बेटा, वेलकम। मैंने बोला 1 तारीख को आना, 1 तारीख को, 1 जनवरी को मेरे पास आना, और मेरे पास 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक काम करना। मैंने आपको बोला सैलरी में आपको 5 फरवरी को दूंगा। ऐसा ही होता है आपकी कंपनी में कि सबको 31 जनवरी को सैलरी मिल जाती है? पहले तो ये बताओ बेटा, जॉब में आप काम करते हो तो सैलरी महीना खत्म होता है तब मिलती है, 2 4 5 दिन बाद मिलती? कोई व्यक्ति है ऐसा जिसको सर पहले ही मिल जाती हो या बाद में मिल जाती है? मेरे को कोई हो तो बताना बेटा। मैं भी कंपनी का एम्प्लॉय हूं, मैं भी 31 को सैलरी नहीं था, 7th डे हमारी ऑफिस में सैलरी की डे है। आप सबने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी ऐसा मैंने मान लिया, तो मैंने उस पर्सन को, आपने बोला कि सर हम आपके पास 1 जनवरी से 31 जनवरी को तक काम करेंगे, लेकिन सैलरी देंगे 7th फरवरी को, है ना? ये बेसिक रूल मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आप
अपनी अकाउंटिंग में जो 7 फरवरी को आपको लेट से आपको 20,000 मिले, ये इनकम जनवरी की मानते हो या फेब्रवरी की मानते हो, बस ये बता दो। इस क्वेश्चन का आंसर लिख दो बेटा सभी लोग। मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे क्या लिखते हैं, जनवरी लिखते हैं या फरवरी। देख रहा हूं इसलिए मेरे को पढ़ना जरूरी ना, उस बच्चे को आइडेंटिफाई करना जरूरी, इसलिए रुका हूं। कौन क्या लिख रहा है? रवि, अली हुसैन, सब लिखते जाओ। तो कुछ बच्चों ने फरवरी लिखा, कुछ बच्चों ने जनवरी लिखा। तो अकाउंट वाला पर्सन बोलता है कि भैया इनकम तो अर्न हमने जनवरी में ही कर ली थी ना, जॉब तो हम जनवरी में कर लिए थे, अर्न तो ये इनकम हमारी जनवरी के मंथ की, सीधी बात। अकाउंट्स वाला बोलता है, क्योंकि अकाउंट्स वाला कंसेप्ट कहलाता अक्रूवल। अक्रूवल का मतलब वो इनकम अर्न करे भले ना मिले, अकाउंट में इनकम हो गई है, अर्न कर ली भले नहीं मिली तो भी इनकम अकाउंट्स में है। लेकिन टैक्स वाले ने एक रूल बना लिया अगर, कि जब तक रिसीव्ड नहीं होगी, हम इसको इनकम नहीं मानते। तो आप मुझे बताओ टैक्स वाले के लिए कौन से महीने की इनकम है, टैक्स वाले के लिए ये? तो आप सब बोलेंगे कि सर टैक्स वाले के लिए ये फरवरी मंथ की इनकम। तो आपने बोला टैक्सेशन में फरवरी, और अकाउंट्स में आपने बोला जनवरी। ये बात आप लोग, तो जो टैक्स वाला है उसको बोल रहे हैं कैश बेसिस, है ना, कैश बेसिस। और अकाउंट्स वाला जो बोल रहा है, जनवरी वाला जो बोल रहा है, वो है अक्रूवल बेसिस। ये बात हमको समझ में आ गई। लेकिन हम तो इसका एडवांस भी समझाएंगे ना आपको, अभी यही थोड़ी समझे इनकम। अब मानकर चलो आपने काम किया ना मेरे पास जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, आपकी सैलरी 20,000 थी, लेकिन मैंने आपको 40,000 पे करा। मैंने बोला यार दोनों महीने का इकट्ठा पे कर देता हूं तुमको, जनवरी का भी पे कर देता हूं, फेब्रवरी का भी पे कर देता हूं। फेब्रवरी को 7 फरवरी को जो पैसा आपको मिला ना, वो 40 मिला। जरा जरा सभी लोग आंसर देना, नीचे लिख देता हूं बेटा। आपने जॉब ज्वाइन करी थी जनवरी में, उसने मैंने आपको सैलरी दी, बोले यार तुमको पिछले महीने नहीं दी थी क्या? सर नहीं दी थी। बोले एक काम करो, फरवरी में ही 40,000 ले जाओ, जनवरी में कुछ नहीं मिला। जरा अकाउंट्स में जनवरी की इनकम बताओ, अकाउंट्स में जनवरी की इनकम। तो आप सभी लोग बोलेंगे सर अकाउंट्स में तो भले नहीं मिला तो भी इनकम 20,000 है। टैक्स में जनवरी की इनकम जीरो, है ना। और फेब्रवरी में, अगर हम फेब्रवरी बात करें, तो अकाउंट्स वाला फिर बोलेगा 20,000, लेकिन टैक्स वाला बोलेगा 40,000, क्योंकि जितना मिल गया उतने पे टैक्स मांग लेता। बात सबको ये आंसर होना चाहिए था सभी का। जितना फेब्रवरी में मिला, फेब्रवरी वाला बोले जितना मिला उस इनकम टैक्स बोलता जो मिल गया उसके ऊपर टैक्स दे। अकाउंट्स वाले बोलते जिस महीने का उसके ऊपर टैक्स। तो बात समझ में आ गई होगी अब। तो एक तो रूल होता है इनकम का, और इसी तरीके का एक रूल होता है एक्सपेंसेस का। एक्सपेंसेस का भी सर एक रूल होता है। अब मैं आपके लिए इनकम है तो मेरे लिए क्या है? यू ऑल आर माई इंप्लॉइज, इट मीन्स दैट दिस इज एक्सपेंडिचर फॉर मी। तो एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं इनकर्ड बेसिस। भले ही हमने पे ना किया हो, लेकिन हमें पे तो करना चाहिए था ना, लाइबिलिटी तो हमारे पास जनवरी के महीने में ही आ गई। तो वही जो 20,000 है, अकाउंट्स वाला तो क्या बोलेगा, जनवरी में 20,000, लेकिन टैक्स वाला क्या बोलेगा, ये खर्चा आपका फेब्रवरी का है। अगर वो, अब एक बात ये बताओ,
क्या टैक्सेशन में अक्रूवल कॉन्सेप्ट नहीं चल सकता? क्या चल सकता, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे। अगर क्वेश्चन बोल दे कि भैया वो अक्रूवल बेसिस है, तो फिर आपको वही रूल क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे कि हम अक्रूवल बेसिस पे भी इनकम मान लेते हैं, तो फिर अपना दिमाग नहीं लगाना है कि नहीं टैक्स में तो अक्रूवल लिखा तो हम नहीं, टैक्स में तो हम कैश ही मानेंगे, ऐसा नहीं है। पर जनरली टैक्सेशन में कैश बेसिस पर हम सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो आपको कई बार क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंटिंग इनकम को वेरी वेरी बेसिक लेक्चर में टैक्सेबल इनकम में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मेरा मानना है 2-3 MCQ, 2 to 3 MCQ आपको शायद इस बात के ऊपर देखने को मिल जाए। मतलब इस लॉजिक के बिना कि अकाउंटिंग इनकम को टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट किए बिना इनरोल्ड एजेंट की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। तो क्या मैं ये मान के चलूं कि आप सबको ये आता ही है? ऐसा मुझे अज्यूम पहले से कर लेना चाहिए, बट स्टिल मैंने कर लिया है। अब आप बोलोगे तो भी मैं ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको कुछ लेक्चर्स भी देखने को दिए हैं, और मैं आपके लिए एक काम और कर रहा हूं। मैं आपके लिए एक सैटरडे संडे की स्पेशल क्लास अटेंड बुलवा रहा हूं। सैटरडे संडे की अलग से 1 आवर की क्लासेस जो होंगी, जिसमें टैक्सेशन के बेसिक्स और भी लेवल पर, ये तो मैंने पढ़ाए हैं। आपके लिए एक CPA मैडम है जिनका नाम है लवलीन मैडम। वो केवल आपको अकाउंटिंग के और टैक्स के बेसिक्स को पढ़ाने जा रही हैं। उसके लिए मुझे आप लोगों से ये पूछना है कि आपको और भी इसकी जरूरत है या नहीं है, कि मेरे लेक्चर आपको सफिशिएंट लग रहे हैं। मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कितने लोग आना चाहते हैं इस बैच में, जिसमें उनके मन में जो भी क्वेश्चन आए वो पूछ सकें। जो भी, जो भी का मतलब रिलेवेंट टू स्टडी है ना। कितने लोग आएंगे बेटा, मेरे को उसमें बुकिंग करानी पड़ेगी ना, ज्यादा लोगों को नहीं उसमें इन्वॉल्व करने वाला हूं। सैटरडे संडे का हम टाइमिंग रखेंगे, मैं मैडम से टाइम पूछता हूं, और मैं आपको कल की क्लास में सैटरडे संडे का टाइमिंग बता दूंगा। हमारी क्लास के अलावा ही टाइम होगा वो, क्योंकि आप मेरी क्लास भी अटेंड कर सके। तो इसका फायदा आपको क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा भीड़ हम उसमें नहीं रखेंगे। मैं बार बार बता रहा हूं, इसमें बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपसे डिस्कस किया जाएगा। एजेंडा मैंने उनको दिया है, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, और आपके किसी भी प्रकार के डाउट्स वो लाइव क्लास में आपके सॉल्व हो जाए। 2 घंटे सैटरडे संडे आप वो क्लासेस भी पढ़ेंगे, लेकिन वो क्लासेस सबके लिए नहीं है। जो थोड़े से बच्चे समझते हैं कि सर हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं ये क्लास को क्या कर रहा हूं, आने वाले समय में आपको समय पता चल जाएगा। जनरली हम उसको शाम के 7 बजे रखेंगे, सैटरडे संडे 1 1 आवर की। तो उसमें आपके डाउट्स वगैरह हैं, रिवीजन काइंड ऑफ लेक्चर्स वो होंगे, जो कि आपने क्या करना है, कवर करना है। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जब भी आप USA टैक्स देने जाएंगे, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखना पड़ेगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कुछ टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक वर्ड आप बार बार देखेंगे, बार बार, अमोर्टाइजेशन। आज मैं आपको ये समझाने एक अमोर्टाइजेशन देखेंगे, इसका टेक्स्ट ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। अमोर्टाइजेशन कॉन्सेप्ट टैक्सेशन की बुक्स में होगा या अकाउंट्स की बुक्स में होगा, मुझे आप बताइए, क्या लगता है आपको? और ये तो थोड़ा सा एडवांस वाला पॉइंट है, अकाउंट्स की लैंग्वेज में या टैक्सेशन की लैंग्वेज में। तो फिर मैं देखना चाहता हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पॉइंट को बहुत सारे बच्चे गलत बोलने वाले। तो आज भले ही सी बेसिक क्लास थी, लेकिन इसमें आप लोगों ने एक अच्छा पॉइंट अब सीखने वाले। यस वाले लिख दो कि जो बोल रहे हैं सर
अकाउंट्स की टर्मिनोलॉजी है वही। और जो बोथ बोलना चाह रहे हैं वो नो कर दें। जो बोल रहे हैं अकाउंट, पोल क्रिएट किया है मैंने, जो बोलना चाह रहे हैं अकाउंट वो यस कर दें, और जो बोलना चाह रहे हैं बोथ वो नो कर दें। फटाफट वोट दे दो बेटा, बहुत सारे बच्चे गलत दे रहे हैं इस बात का आंसर। तो लिख कर ले लो बेटा, अमोर्टाइजेशन टर्मिनोलॉजी पार्ट 2 के लिए केवल अकाउंटिंग की बुक्स में टर्मिनोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पर ये वर्ड यूज किया जाएगा, ये जरूर सुन लेना। अमोर्टाइजेशन वर्ड टैक्सेशन में नहीं है। अमोर्टाइजेशन वर्ड टैक्सेशन में है ही नहीं, नहीं देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गई? तो सर अमोर्टाइजेशन होता क्या, ये तो बताया ही नहीं आपने। अमोर्टाइजेशन मतलब ओवर द पीरियड एक्सपेंसेस को बुक करना। जैसे लेट से आपने 50,000 का कोई एक्सपेंसेस किया, अकाउंट्स की बुक बोलती है कि यार इसको 5 साल में राइट ऑफ करो, मतलब 50,000 डिवाइडेड बाई 5। तो अकाउंट्स वाला बोल रहा है कि 10,000 एक्सपेंसेस है, बट टैक्स वाला क्या बोल रहा है, ये तो 50,000 का ही expense। तो बीच का डिफरेंस आ गया 40,000। ठीक है, तो मान के चलिए उन्होंने आपको दिया है नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स। मैं देखना चाहता हूं जो एडवांस वाले बच्चे हैं वो इसका आंसर दे पाते हैं कि नहीं। जरा टैक्सेबल प्रॉफिट बताओ बेटा। एक 50,000 का एक्सपेंडिचर भी दिया है आपको, जिसको अमोर्टाइज किया गया है 10,000। 10,000 अमोर्टाइज किया गया है, ये वो। तो जरा टैक्सेबल प्रॉफिट बताओ फटाफट। मुझे उम्मीद है 50% बच्चे गलत बोल सकते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स 1 लाख, अमोर्टाइजेशन किया 10,000। और कमाल की बात है सारे बच्चे गलत बोल रहे हैं। अभी तक तो सारे बच्चे गलत बोल रहे हैं टैक्सेबल प्रॉफिट में, अभी तक। मतलब सारे बच्चों का ये कंसेप्ट हिला हुआ है इसमें, सारे। ऑल यू ऑल आर रॉन्ग, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर दिए। 90। हाँ शिवानी जी आपका सही है, वेरी गुड। रितु गलत है बेटा। 10,000 इसमें से ऑलरेडी माइनस है कि नहीं, ये बात तो समझ में आ गई। अमोर्टाइजेशन मतलब ऑलरेडी इसमें से 10,000 माइनस है, ये तो समझ गए कि नहीं समझ गए। जबकि माइनस टैक्सेशन कितना बोल रहा है, कितना होना चाहिए। टैक्सेशन कितना बोल रहा है, कितना माइनस होना चाहिए। वो बोलता है 50 माइनस होना चाहिए, आप ऑलरेडी 10 कर चुके तो कितना और माइनस कर दो। -40। तो 60,000 जो है वो आपका क्या है, टैक्सेबल। तो देखो 60,000 देने वाले बहुत कम बच्चे थे, पता होने के बावजूद कई बार बच्चे गलत दे देते हैं। हाँ शिवानी ने सही दिया था आंसर। फ्यू उसमें से 4-5% बच्चे होंगे जिन्होंने सही। तो अमोर्टाइजेशन टर्मिनोलॉजी इज विच बुक। कई बच्चों को समझ में नहीं आया कि सर ये क्या कर दिया आपने, ये तो रॉकेट था। हम तो वेरी वेरी, अरे बेसिक का मतलब क्या, एबीसीडी थोड़ी पढ़ेंगे। सर आपने बोला अमोर्टाइजेशन मतलब आपने 50,000 में हर साल 10-10,000 को एक्सपेंसेस माना है, तो आपने अकाउंट्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय 10,000 एक्सपेंसेस माना। टैक्सेशन बोल रहा 50 है तो 40 और माइनस कर दो ना, यहां से 10 माइनस है तो वो अपने आप में टैक्सेबल बन गया। अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने चाहता हूं, अमोर्टाइजेशन में कभी कंफ्यूजन रहेगा अगर टर्मिनोलॉजी आ जाएगी तो, कोई कंफ्यूजन। चलो अगला, एक इंपेयरमेंट वर्ड, ये भी आप देखेंगे। वेरी वेरी बेसिक लेक्चर है इसलिए बोल रहा हूं। इंपेयरमेंट लॉस, ये कहां का वर्ड है सर। अकाउंट्स और टैक्सेशन या दोनों।
सर ये भी अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है। तो अगर इंपेयरमेंट लॉस इज नॉट एन एक्चुअल लॉस, सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि एक्चुअल लॉस है नहीं। और टैक्सेशन भाई साहब तो बोलते हैं कि जब तक एक्चुअल में लॉस हुआ ही नहीं वो लॉस ही नहीं है। आप एक घड़ी खरीद के लेकर आए, गोल्ड की, मान के चलो, गोल्ड की नहीं, मैंने ऐसी कर दी, आपने बोलो सर सोने की घड़ी दिखा रहे हैं, नहीं ये भैया मान के चल लेना है ना। ये घड़ी आप लेकर आए बेटा, ठीक है, $100 की, मार्केट में अचानक से $80 की हो गई, एक्चुअल लॉस है या नोशनल लॉस है? तो ये नया वर्ड होगा आपके लिए, नोशनल लॉस। तो टैक्स बोलता है ये लॉस है ही नहीं, ये लॉस ही नहीं है। लॉस तो हमारे लिए लॉस की सबसे बड़ी डेफिनेशन क्या है? लॉस हमेशा रियलाइज्ड होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। क्या मैंने इस घड़ी को सेल किया है? क्या मैंने घड़ी को बेचा है? नहीं सर। तो सर ये लॉस एक्चुअल है ही नहीं, तो ये अकाउंट वाला तो बोल रहा है भैया इस लॉस को हम इंपेयरमेंट लॉस बोलते हैं, मार्केट वैल्यू गिर जाना मतलब इंपेयर हो जाना। तो अब मुझे आप बताओ, मैंने आपको दिया नेट प्रॉफिट 50,000, और आपको इंपेयरमेंट लॉस दिया है, इंपेयरमेंट लॉस 5,000। चलो बेटा बच्चों, टैक्सेबल प्रॉफिट बताओ। टैक्सेबल प्रॉफिट कितना है? अभी भी बहुत सारे बच्चे गलत लिख रहे हैं। फटाफट लिखो बेटा। टैक्सेबल प्रॉफिट है आपका 55। अरे बेटा ये नेट प्रॉफिट में से इंपेयरमेंट ऑलरेडी माइनस होके जा रहा है ना। ये नेट प्रॉफिट मतलब अकाउंट 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 बोल रहा है कि भैया 5,000 का लॉस था, टैक्स बोल रहा है कोई लॉस था ही नहीं, ऐड करो रे इसको। तो टोटल बात समझ में आ गई? दो टर्मिनोलॉजी, इंपेयरमेंट और अमोर्टाइजेशन, इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, देखते हैं आप लोग बताते हैं कि नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा एग्जाम में, लिख लो, देखने को मिल सकता है, चांसेस आर वेरी हाई। अकाउंट्स वालों ने बोला यार एक तो अपने को रेंट मिला 60,000, और एक अपने को बिजनेस से प्रॉफिट हुआ 50,000, और एक कैपिटल लॉस हुआ -15,000। तो अकाउंट्स वाले ने तो बोला कि यार टोटल दिस, है ना, प्लस कर रहे हैं, प्लस नहीं सीधे इसको होगा। अकाउंट वाला बोल रहा है कि यार हमें तो 95,000 क्या है प्रॉफिट। जरा टैक्सेशन के अकॉर्डिंग बताओ ग्रॉस इनकम। टैक्सेशन के अकॉर्डिंग ग्रॉस इनकम बताओ, मैं देखना चाहता हूं आपने अभी मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना कि नहीं सुना। तो आप सबका आंसर होना चाहिए सर 1,10,000, क्योंकि वो बोलते हैं कि लॉस के रूल्स अलग हैं। अभी आपकी बुक में एक ग्रॉस इनकम है और एक लॉस है जिसको हम अलग से लिखेंगे कैपिटल लॉस। अकाउंट वाले तो यहां से सेटअप फेटअप कर लेते हैं,
टैक्सेशन अलग रूल्स के अकॉर्डिंग करता। तो ध्यान रखिए, अकाउंट वाले तो ऐसा लिख देंगे 95,000, आपको उसको टैक्सेबल इनकम में बदलना आना चाहिए। तो ये जो सेटअप वर्ड है, ये दोनों में है, एक में है। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, सेटअप वर्ड। तो ये सेटअप वर्ड दोनों में है, लेकिन टैक्सेशन में एक स्पेसिफिक रूल के अकॉर्डिंग है। लेकिन अकाउंट वाला बोले सब सेटअप करो रे, कैपिटल लॉ। अकाउंट वाले बोलते हैं ना कैपिटल लॉस हो बिजनेस, हम तो सबको सेट कर देते हैं। मतलब वो पगले हैं, वो बोले वो पगले नहीं है। मैं थोड़ा सा नॉर्मल यूज में, वो बोलते हैं कि यार हमको तो नेट प्रॉफिट 95, आप अकाउंटिंग भाषा में यही बोलोगे ना कि यार मेरे को 60,000 वहां से मिल गया, 50 वहां से मिल गया, एक 10, लेकिन 15 का मेरे को नुकसान हो गया, तो 95,000 मेरी। एक नॉर्मल बंदा तो यही बोलेगा ना। वो टैक्सेशन की किताब थोड़ी पढ़ के आया है, जो किताब आप पढ़ के आए, वो तो यही बोलेगा यार मेरे को 95,000, मैंने कमाया 1,10,000 था, लेकिन मैंने 15,000 का प्रॉपर्टी बेची, उसमें मुझे लॉस हो गया, तो मैं 95 कमा के बैठा हूं। लेकिन अब वो टैक्स वाला बताएगा कि ये 15 सेटअप होता है या नहीं होता है। इन जनरल लैंग्वेज 95,000 अकाउंटिंग की बुक्स। तो सर सेटअप वर्ड जो है वो दोनों में है। अब एक और वर्ड, कैरी फॉरवर्ड और कैरी बैक, ये क्या चीज है सर, क्या भला है ये? कैरी फॉरवर्ड और कैरी बैक, ये केवल और केवल किसकी टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, टैक्सेशन की या अकाउंटिंग की, या दोनों की? तो बेटा ये टर्मिनोलॉजी केवल टैक्सेशन की है। अकाउंट ऐसा कोई रूल फॉलो नहीं करता। अकाउंट्स ऐसा कोई भी रूल फॉलो नहीं करता। कैरी फॉरवर्ड हमेशा लॉसेस होते हैं, लॉसेस और कैरी बैक। इनकम कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। एक बात ध्यान रखना, इनकम के ऊपर उसी साल पे हमें टैक्स देकर उसको क्या करना पड़ता है। तो कैरी फॉरवर्ड और कैरी बैक जो टर्मिनोलॉजी है वो टैक्सेशन। बात समझ में आ गई? तो कई बार आपको नेट प्रॉफिट दिया होगा, तो क्या उसमें से कैरी बैक और कैरी फॉरवर्ड को एडजस्ट कर लिया गया होगा? मतलब मैं आपसे ऐसा बोलूं कि नेट प्रॉफिट दिया है मुझे 50,000, और वो बोल रहे हैं ये नेट प्रॉफिट है 2024 का, और मेरे पास कैरी फॉरवर्ड लॉस थे 2022 के 10। जरा अकाउंटिंग प्रॉफिट बताओ बेटा। ये लॉस है ना, ये रेड कर, अकाउंटिंग प्रॉफिट बताओ। आप में से बहुत सारे लोग 40,000 बोल सकते हैं, वो गलत बोल रहे होंगे, क्योंकि सर वहां पे कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। अकाउंटिंग प्रॉफिट तो आज ही हमारा 50 है, लेकिन अगर मुझे टैक्स का रूल लगाना हो और अगर ये सेटअप अलाउ हो तो मेरा टैक्सेशन 40,000 हो सकता है। नया सीख रहे हैं, ये सब पता है आपको पहले से, मैं पता चले मेहनत करे जा रहा हूं। यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स और सेम थिंग, थोड़ा बहुत तो सीख ही रहे होंगे सर। इतना माइन्यूटली तो हम सोचे नहीं थे। कुछ चीजें आपको अंडरस्टूड ऑलरेडी हो सकती हैं, मैं ऐसा मान सकता हूं कि लॉट ऑफ थिंग्स यू विल ऑलरेडी न्यू दैट। पर हमें सबका साथ सबका विकास करना है ना। हमने फीस सबसे बराबर ली है, तो फिर समझ भी सबको बराबर आना चाहिए। तो बेटा ये हो गया आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट और टैक्सेशन। तो पार्ट टू जो है ना, वो बार बार आपको चेक करेगा अकाउंटिंग प्रॉफिट, मतलब इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन या कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स जो होंगे, वो अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेशन इनकम को कंप्लीटली समझे बिना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। स्पेसिफिकली रेगुलेशन के, या जो सीपीए के बच्चे हैं, जब वो टीसीपी पढ़ेंगे या रेगुलेशन पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजों से वो क्या हो सकते हैं। तो ये 2 लेक्चर थे जो मैंने अभी आपके सेगमेंट में रखे थे। एक आध लेक्चर और अगर मुझे लगेगा, और इसके लिए मैंने आपको एक दे दिया अनाउंसमेंट की, लवलीन मैडम जो है वो केवल आपको बेसिक्स के लेक्चर पढ़ाएंगी, वो भी जो आपकी नीड होगी।
जिससे आप, लेट से आपने मुझसे क्लास पढ़ी, अब आपने एक वर्ड सुना NOL, वैसे तो मैं बताऊंगा नेट ऑपरेटिंग लॉस क्या होता, बट स्टिल अगर आपको कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी जो बिल्कुल भी समझ में आई नहीं रही सर, तो इसके लिए आप लोग क्या कर पाएंगे, एक समय ले पाएंगे, 5-5 स्टूडेंट, 10-10 स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, एक लाइव लेकर अलग से कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी, अगर आप ऐसा कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं तो उसका एजेंडा हमने तैयार किया है। हाँ, उसके लेक्चर भी आपको पूरे रिकॉर्डिंग्स में मिलेंगे। डेफिनेटली यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑल्सो, ऑल द लेक्चर रिकॉर्डिंग।